अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 19 of biology of class 9. So I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. And now open your book and chapter number 19, and today our topic is biotechnology and genetic engineering. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Salatu wassalamu alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. So these are the contents of this topic that inshallah we will study. The first is biotechnology, the second one is genetic engineering, and the last one is useful uses of bacteria and fungi. ये जो बच्चों हमारा चैप्टर है मैन एंड बियोलॉजी, इंसान और बियोलॉजी। जब से इंसान ने इस दुनिया को और इस कायनात को समझना शुरू किया तो उसने आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कई चीज़ें दरियाफ्त करना शुरू करी और उससे नेचर से या कुदरत से अपने सवालों के जवाब मिलना शुरू हुए। जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता चला गया, उसे इस नेचर के बारे में, इस निज़ाम के बारे में जब चीज़ें मालूम होना शुरू हुई तो उसने अब इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि वो इन मखलूक़ात में जो यहाँ पे ऑर्गेनिज़म्स हैं उनमें सबसे सुपीरियर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर माइंड टेक्निक्स। अपने दिमागी एतबार से वो इन सब से ऊपर है। जैसा कि हमारा दीन इस्लाम भी इस बारे में कहता है कि बेशक इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, यानी कि मखलूक़ात में सबसे अफजल। तो उसके बाद इंसान ने इस रूह ज़मीन पे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो तरीक़े अपनाने शुरू किए वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बदलते चले गए। और इंसान ने जैसे जैसे ये वक्त को पास आउट किया या गुजारा तो उसने उन चीज़ों में जिद्दत लानी शुरू कर दी जो उसके इस्तेमाल में थी, ताकि उसकी ज़िंदगी या उसके आने वाले की ज़िंदगी या इस नेचर में जो चीज़ें हैं वो और मज़ीद बेहतर हो सकें और इंसान एक मज़ीद कामयाबी के साथ इस दुनिया में आगे बढ़ सके। और जब ये तो उसी सफ़र में रहते हुए इंसान एक इस नई दुनिया के हिस्से में पहुंचता है जिसका नाम बायोटेक्नोलॉजी है। हमने इस पूरे चैप्टर्स में इन सब में ये चीज़ें देखी कि किस तरह दूसरे जानदार इस दुनिया में भी मौजूद हैं, कुछ हमारे फ़ायदे में हैं, कुछ नुकसान में हैं। कईयों के जवाब हमको मिल गए कि कई के जवाब हम ढूंढ रहे हैं, कई के जवाब हमें अभी मिलना बाकी हैं। तो हम इस चैप्टर को उसी एतबार से डिस्कस करेंगे। तो जब इंसान इस चीज़ में आगे बढ़ता चला गया तो अब उसने उन चीज़ों में जिद्दत लानी शुरू की जिसको आज के दौर में नाम दिया गया बायोटेक्नोलॉजी का या बियोटेक्नोलॉजी का। बियो का मतलब हमें पता है लाइफ है, और टेक्नोलॉजी जिसे हम आज के दौर में जिद्दत का नाम देते हैं। तो जब ये दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो
इस साइंस के अंदर एक दुनिया, अपना एक मकाम रखता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी दरअसल है क्या। बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ ब्रॉड एरिया ऑफ बियोलॉजी involving the use of living organisms and organisms to develop or make products। हम अगर बहुत सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन को समझना चाहें तो हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये बियोलॉजी का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं कुछ लिविंग सिस्टम का और ऑर्गेनिज्म का, यानी कि इस निज़ाम का और उसमें निज़ाम में रहने वाले जानदारों का, टू डेवलप और मेक प्रोडक्ट्स, कुछ इस तरह की चीज़ें बनाने में जो कि इंसानों के लिए नहायत ही फ़ायदेमंद हैं। अब हम इसको दूसरे स्टाइल से भी या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं। वो क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ कंपाउंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और द बियोलॉजिकल सिस्टम टू मेक अ प्रोडक्ट और प्रोसेस फॉर अ स्पेसिफिक यूज़। कि ये एक ऑर्गेनिजम्स का या उन जानदारों का इस्तेमाल है, या तो उन जानदारों के किसी एक हिस्से का इस्तेमाल है, या तो उनके पूरे सिस्टम का इस्तेमाल है। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी इस्तेमाल इसके अंदर हो सकता है, उसके किसी हिस्से का इस्तेमाल भी हो सकता है, और जिस सिस्टम में वो रह रहा है उस पूरे सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। किस चीज़ में? टू मेक अ प्रोडक्ट और प्रोसेस फॉर अ स्पेसिफिक यूज़, कोई प्रोडक्ट बनाने में या तो किसी एक ख़ास इस्तेमाल में। द वाइड कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक और बायोटेक्नोलॉजी encompasses a wide range of procedures for modifying living organisms according to human purposes, going back to domestication of animals and cultivation of plants। सवाल ये है कि इंसान को ज़रूरत क्या पड़ी कि उसने दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करना शुरू करा, और ये बायोटेक्नोलॉजी की चीज़ हमारे वजूद में आई। उसकी सबसे अहम वजह ये थी कि उसने उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उन जानदारों को मॉडिफाई या और मज़ीद बेहतर करना शुरू किया, ताकि इस रूहे ज़मीन पर इंसान और उनसे मुंसलिक चीज़ें बेहतर से बेहतर ज़िंदगी या अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर से बेहतर तरीके से गुजार सकें, यानी कि जो चीज़ एक कमज़ोर थी उसको मज़ीद बेहतर कर सकें। Modern use also includes genetic engineering as well that and tissue culture techniques। और फिर इसी बायोटेक्नोलॉजी में जब जिद्दत आनी शुरू हुई तो उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आ गई और टिश्यू कल्चर भी आ गया। इंसान ने जब जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी का वगैरह का इस्तेमाल शुरू किया, ये कोई आज से नहीं किया। जानदारों के इस्तेमाल काफ़ी पहले से करता चला आ रहा है, जो हम अभी डिस्कस भी करेंगे आगे। जैसे हमारी एग्रीकल्चर है, जानवरों का पालना और पौधों की काश्त करना आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो उसमें मज़ीद जिद्दत लाना, मज़ीद उन चीज़ों को बेहतर करना, इस चीज़ का नाम बायोटेक्नोलॉजी है। यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है एग्जाम्पल के तौर पे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि हम अभी इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी करेंगे, और टिश्यू कल्चर टेक्निक। ये टिश्यू कल्चर टेक्निक वो एक आज की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक है, जिसमें हम प्लांट्स को, पौधों को अपनी लैब के अंदर उगाते हैं और फिर उनको फील्ड में या खेतों में काश्त कर देते हैं। सवाल ये कि उनको लैब में क्यों कहना में उगाते हैं? क्योंकि वो वक्त से अब इस तरह के केमिकल और इस तरह की टेक्नोलॉजी, हम इस तरह की जिद्दत उनमें ले आए हैं कि वो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हम उस लैब में बना सकते हैं या उगा सकते हैं, जो कि हम आम फील्ड में या हम आम खेतों में नहीं कर सकते थे। जैसे कि एक बीज से एक पौधा बन सकता है, लेकिन इस टेक्निक के ज़रिए हम एक बीज के ज़रिए हम एक पौधा बनाएंगे और उस एक पौधे से हम 1000 पौधे बना सकते हैं, और उसके लिए हमें उसके बीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की टेक्निक्स ने जो हैं
वो हमारी फूड सिक्योरिटी या हमारी जो खाने की किल्लत वगैरह थी लोगों में, उस चीज़ को नहायत ही टैकल आउट किया। ये एक पिक्चर आप लोगों के लिए है, एक प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के पार्ट की, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि अब बायोटेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है कि मुख्तलिफ जार्स के अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। और ये एक एक जार के अंदर जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत, सिर्फ ये एक एक प्लांट नहीं है, इसके अंदर 10 to 15 और 100 तक प्लांट्स इसके अंदर आपको मिल सकते हैं। तो एक जार के अंदर अगर 10 to 20 प्लांट्स हैं, तो अगर आप बेशुमार जार में कितने सारे प्लांट्स होंगे। तो ये उन टेक्निक्स का एक पार्ट है, हिस्सा है। द एप्लीकेशन ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सिस्टम और प्रोसेसेस बाय वेरियस industries to learn about the science of life and the improvement of the value of material and organism such as pharmaceuticals, crops and livestock। जब ये आहिस्ता आहिस्ता बायोटेक्नोलॉजी का वक्त चलता चला जा रहा है, और अभी भी जब ये स्टार्ट हुआ तो इसने सिर्फ इन चीज़ों में ही जिद्दत नहीं लाई, बल्कि उसने कई इंडस्ट्रीज़ के और कई मुख्तलिफ शोबों के लोगों को भी इस तरफ अपनी तरफ माइल किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और उनको ये चीज़ दिखाई कि आप सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं, बल्कि आप फार्मास्यूटिकल और दूसरी फूड इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में भी बेहतरी ला सकते हैं कुछ इन टेक्निक्स की बुनियाद पर। द यूटिलाइजेशन ऑफ बियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ऑर्गेनिज्म और सिस्टम टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट दैट आर एंटिसिपेटेड टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ इज टर्म्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बायोटेक्नोलॉजी ने इंसानी सेहत को मज़ीद बेहतर करने के लिए और उसको मज़ीद सेहतमंद रखने के लिए भी काम करना शुरू किया, और उसने कई इस तरह की चीज़ों में और इस तरह के मुख्तलिफ शोबों में मदद करी, जिससे हम कई बीमारियों से और कई चीज़ों से लड़ने के काबिल बन पाए। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो इसी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। आइए इसको सिर्फ एक जनरल तौर पे डिस्कस करते हैं कि सिंपल जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या। अ ग्रुप ऑफ अप्लाइड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी यूज टू कट एंड जॉइन टुगेदर जेनेटिक मटेरियल, स्पेशली डीएनए from more or one species of organism to introduce the result to an organism in order to change one or more of its characteristics। इसका मतलब ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी का वो हिस्सा है या वो पार्ट है कि हम अगर एक जानदार से उसके डीएनए का एक हिस्सा कट कर लें, एक पार्ट, एक जीन को कट कर लें, जो कि हम अभी पढ़ते हुए भी हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के ख़ास पार्ट को हम जीन कहते हैं। तो उस जेनेटिक पार्ट के एक हिस्से को अगर हम कट कर लें वहाँ से, उसको वहाँ से निकाल लें और वो किसी और ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इंसर्ट कर दें कि उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी, ये खुसूसियत आ जाए, तो इस तरह की टेक्निक को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। Genetic engineering, also called genetic modification, is a branch of applied biology. It is the changing of an organism genome using biotechnology। यानी कि हम उस दूसरे जानदार जिसका हम डीएनए चेंज कर, जिसके अंदर हम ये इंसर्ट कर रहे हैं, वो उसका पूरा जीनोम ही चेंज कर देना या उसके पूरी जीनोम का पार्ट को चेंज कर देना, ये आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। New DNA may be inserted in the host genome by getting a DNA sequence and then putting this into a host organism by using a molecular biology vector। इसको सिंपली तौर पे इस तरह समझ लो कि हम एक नए डीएनए को, एक नए ऐसी खुसूसियत को जो कि एक जानदार में थी, उसको हमने अब एक दूसरे जानदार में ले आए हैं ताकि वो दूसरा जानदार बेहतर हो सके। तो इस टेक्निक को, उस ख़ास चीज़ को दूसरी ख़ास चीज़ के अंदर लेकर आने, इसकी मॉडिफिकेशन को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जीन्स जो हैं वो हमारे डीएनए के ख़ास हिस्सा होते हैं और वो एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम किसी एक जानदार से हमने वो चीज़ निकाली और किसी दूसरे जानदार में वो चीज़ डाल दी, तो वो हमारे पास वो टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाती है। अब सवाल ये है कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये किस तरह हो सकता है। आज हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिजल्ट में एक सबसे बेहतरीन चीज़ मौजूद है, वो है हमारे पास गोल्डन राइस। सिंपल
एक तरह का राइस जिसका कलर अब गोल्डन कलर का हो चुका है। और ये आम जो हमारे यहाँ चावल मिलते हैं उससे काफ़ी दिखने में मुख्तलिफ है, और ना सिर्फ दिखने में बल्कि खाने में भी और ग़िज़ाइयत के अतबार से भी काफ़ी मुख्तलिफ है। ये कैसे बना? इसका सिंपल उन्होंने दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म लिए। इसमें एक डैफोडिल फ्लावर था, एक फूल था, और एक बैक्टीरिया था सॉइल का जिसका नाम था अर्वीनिया। इन दोनों के जीन का एक ख़ास हिस्सा लिया और वो उठा के चावल के उस जीन के अंदर डाल दिया। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि इट प्रोड्यूसेस मोर विटामिन ए। अब ये चावल जो अब इसकी वजह से जो पौधा इसमें उगा और उसमें जो चावल बने, उनकी एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसमें विटामिन ए आम से ज़्यादा आपकी बॉडी में मिलना शुरू हो गया। मतलब ज़्यादा ग़िज़ाइयत, ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको मिलना शुरू हो गया। चावल की शेल्फ़ लाइफ, चावल का ख़राब होना, वो कम हो गया। चावल के अंदर जो अक्सर कीड़े वगैरह हो जाते हैं वो होना बंद हो गए। अब उसमें कीड़े बन ही नहीं पाते थे। तो इस तरह की टेक्निक को इंसानी फ़ायदे और अपनी नेचर के एतबार से भी सही करने के बाद हमने इस तरह की चीज़ों को डेवलप करना स्टार्ट किया, और हम स्टिल इस चीज़ को डेवलप करते जा रहे हैं कि जिससे ह्यूमैनिटी को फ़ायदा पहुँचे। ये इस पिक्चर को आप इस तरह समझ सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास जो राइस है, वो जो चावल है, वो सिंपल जो हमारे यहाँ आम हमारे घरों में आता है वो है। और उसमें आप देख भी सकते हैं अक्सर आपको ब्लैक स्पॉट भी दिख रहे हैं जो अक्सर कीड़े वगैरह या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो सकता है। लेकिन आप उसको अगर राइट हैंड साइड पे देखते हैं, जो आपके पास गोल्डन राइस है वो उससे नहायत ही मुख्तलिफ है। उसमें ना तो किसी किस्म का ब्लैक स्पॉट बिल्कुल फ्रेश है, और इसकी शेल्फ लाइफ इस चावल से ज़्यादा है चावल वही, हर चीज़ सेम है, लेकिन अब उसके अंदर दो तरह की ख़ास क्वालिटीज़ आ गई। दूसरा सबसे अहम इसका गोल्डन राइस का कि इसकी खुशबू, जो चावल पकने के बाद जो उसका एक अरोमा होता है, जिसकी खुशबू होती है, वो भी इस गोल्डन राइस में बढ़ गई। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ये चीज़ है कि हमने एक फूल और एक बैक्टीरिया में से कोई ख़ास किस्म का जीन निकाला और चावल के अंदर डाल दिया। तो उस चावल के अंदर भी वो क्वालिटीज़ आ गई जो कि उन हिस्से में मौजूद थी, कि उसके अंदर अरोमा अच्छा हो गया, इसका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ गया, और जो है इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई, और इसके अंदर कीड़ों का लगना और इन चीज़ों का लगना भी ऑलमोस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो इंसान ने इस टेक्निक के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता आज इंसान इस मकाम पर पहुंच चुका है कि, और बेशक हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, और तो और हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, ये इस चीज़ का बिल्कुल एक जीता जागता हमारे पास एक एविडेंस है कि हमने किस तरह जो है इन चीज़ों को बनाया। यूजेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब हमारा बैक्टीरिया और फंजाई में हम इनको किस तरह अपने इस्तेमाल में लाते हैं। पहला है हमारे पास फर्मेंटेशन, सेकंड है सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स, थर्ड वन है यूज़ ऑफ यीस्ट इन ब्रेड मेकिंग, फोर्थ है बैक्टीरिया एंड फंजाई इन सॉइल एज डिकम्पोजर इन ऑर्गेनिक मैटर, जो हम पढ़ते हुए आए हैं, और है नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इन सॉइल। फर्मेंटेशन क्या है? सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो है वो अपने सिंपल कंपोनेंट्स में टूट जाए थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड बैक्टीरिया इज यूजुअली प्ले अ रोल इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। जो ये वर्ड है फर्मेंटेशन, ये फर्वेड से निकला है, फर्मेंट जिसका मतलब है टू बॉयल। बॉयल का मतलब है कि जब ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होता है तो इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है बगैर हीट प्रोड्यूस करे, और आपको उसमें बबल्स या गैसेस वगैरह भी उसके अंदर से होती है, तो इसलिए उस चीज़ को देखते हुए इसको फर्मेंटेशन का नाम दिया गया। फर्मेंटेशन इन फूड प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोहाइड्रेट टू अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट और बैक्टीरिया अंडर एनएरोबिक कंडीशन। कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है फूड प्रोसेसिंग के अंदर, इसके अंदर हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं उसको हम यीस्ट या खमीर कहते हैं, और दूसरे ऐसे बैक्टीरिया जो हैं हम उनको एनएरोबिक कंडीशन देते हैं, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन वाली उनको हम एक तरह की कंडीशन देते हैं,
और वो जो है इन चीज़ों को हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को जो है वो अल्कोहल में और ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है और हमारे पास एक न्यू और एक डिफरेंट और एक बेहतर प्रोडक्ट हमारे पास हमें मिल जाता है। इसके अंदर कई एग्जाम्पल्स हैं। हम कई चीज़ें अपनी लाइफ में इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ मालूम नहीं होती कि ये जो है ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हासिल हुआ है। जैसे हमारे पास बियर है, इसके अलावा हमारे पास योगर्ट है, हमारे पास चीज़ है। ये योगर्ट और चीज़ वगैरह जो हम अपनी लाइफ में बेशुमार और डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये भी जो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही मिलती है। ब्रेडिंग लीवनिंग बाय यीस्ट, जो हम ब्रेड अपने नाश्ते वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपकी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही हासिल होती है। इसके अलावा सम इंडस्ट्रियल अल्कोहलिक प्रोडक्शन सच एज फॉर बायोफ्यूल्स, जो आपके बायोफ्यूल्स बनते हैं, इस तरह के ख़ास फ्यूल जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, ये भी आपको फर्मेंटेशन के प्रोसेस से मिलते हैं। इसके अलावा कई हाइड्रोजन गैस के प्रोसेसेस में भी फर्मेंटेशन इस्तेमाल होती है। उसके बाद इंसान की दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी जो या सबसे अहम कामयाबी जो उसको मिली वो एंटीबायोटिक की सूरत में मिली। ये क्या है? एंटीबायोटिक आर मेडिसिन दैट हेल्प स्टॉप इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कि एंटीबायोटिक एक तरह की मेडिसिन या दवा है जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को या बैक्टीरिया को किल करने में काम में आती है। दे डू दिस बाय किलिंग द बैक्टीरिया और कीप देम फ्रॉम कॉपिंग देमसेल्फ और रिप्रोड्यूसिंग। ये एंटीबायोटिक दो तरीके से काम करती है, या तो ये बैक्टीरिया को आपके बॉडी के अंदर किल कर देती है, या तो उसको रिप्रोड्यूस करने से रोकती है। एंटीबायोटिक का मतलब सिर्फ बैक्टीरिया को किल करना नहीं है। इसकी सही डेफिनेशन आमतौर पर इसको इस तरह समझ लीजिए कि ये आपको नुकसान पहुंचाए बिना बैक्टीरिया को किल कर देती है। यानी कि अगर आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है तो और भी कई तरीके आप बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको नुकसान होगा। लेकिन एंटीबायोटिक एक सेफ मेथड है कि जिससे इंसान को कुछ नहीं होता, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो हार्मफुल या ऐसे पैथोजिन या ऐसे जर्म्स मौजूद बैक्टीरिया, तो वो उसको किल आउट कर देती है। द वर्ड एंटीबायोटिक मीन्स अगेंस्ट लाइफ। एनी ड्रग दैट किल जर्म्स इन योर बॉडी इज टेक्निकली एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का ये जो वर्ड है, ये इसका मतलब है कि जो भी आपकी लाइफ के खिलाफ जाएगा, ये उसकी एंटी है। तो कोई भी इस तरह का ड्रग या केमिकल जो है, अगर वो आपकी बॉडी के अंदर जर्म्स को किल करता है विदाउट हार्मिंग यू, इंसानों को हार्म किए बगैर, तो वो टेक्निकली तौर पर एंटीबायोटिक कहलाता है। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 मेथड्स: नेचुरल फर्मेंटेशन, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। एंटीबायोटिक 3 तरीक़ों से बनाई जा सकती है। हमारी नेचुरल फर्मेंटेशन, सेकंड जो है सेमी सिंथेटिक, यानी कि आधी जो है वो केमिकल एतबार से बनाई जाए और आधी जो है नेचुरल एतबार से, और थर्ड जो है सिंथेटिक तौर पे बनाई जाए, यानी कि मुकम्मल तौर पर मसनूई एंटीबायोटिक। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनी थी वो पेनिसिलिन बनी थी। एक फंगस है पेनिसिलियम, उसके केमिकल्स से बनी थी कि उसके वो जो केमिकल सिक्रीट करता है, जो वो केमिकल अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। तो इंसान ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और उस चीज़ को फिर उस पर जब काम करना शुरू किया तो हमारे पास एंटीबायोटिक जैसी चीज़ आई। ब्रेड मेकिंग में आपके पास यीस्ट इस्तेमाल होती है। अभी से नहीं, सालों से हो रही है, बल्कि हज़ारों सालों से ये चीज़ इस्तेमाल होती भी आ रही है कि यीस्ट को या ख़मीर को हम जो है वो अपने फूड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इसको ब्रेड वगैरह में अपने ऐड करते हैं, तो हम जब उसको अपने आटे वगैरह में मिलाते हैं, तो आपने अगर देखा हो तो वो आटा आहिस्ता आहिस्ता बलून की तरह स्पिल आउट, यानी कि फूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बननी शुरू हो जाती है। और फिर जब वो गैस जब आप फिर उसको बेक करते हैं, जब उसका जब ब्रेड बनाया जाता है, तो उसमें से वो गैस मुख्तलिफ छोटे छोटे होल्स में से बाहर निकल जाती है। इसलिए आपने ये चीज़ गौर की होगी कि जब आप ब्रेड को बीच में से कट करते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो ये वही होल्स होते हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बेकिंग के दौरान एक्सक्रीट आउट होती है या निकलती है। तो यीस्ट या जो ख़मीर जो है, ये इसका इस्तेमाल इंसान कई सालों से करता हुआ आ रहा है ब्रेड वगैरह या योगर्ट वगैरह की मेकिंग के अंदर। कि पहले हम इसको सिंपल एक फ्लोर या आटे के अंदर मिक्स करते हैं और फिर उसको बेक करके एक नया फूड प्रोडक्ट हासिल करते हैं। सॉइल में इस तरह के कई
फंजाई और बैक्टीरिया मौजूद हैं हमारे पास, जो हमारे पास डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। ये हम बहुत शुरू से आ रहे हैं पढ़ते हुए कि इसका नहायत ही अहम किरदार है हमारे फूड चेन या फूड वेब के अंदर, कि ये जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिकम्पोज करके उनको सिंपल न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट करती है और वापसी सॉइल के अंदर उनको ऐड आउट करती है, और फिर वही न्यूट्रिएंट जो हैं वो वापसी प्रोड्यूसर या उन ऑर्गेनिज्म को मिल जाते हैं जिनको उनकी ज़रूरत होती है, और फिर हमारी फूड चेन दोबारा चलना शुरू हो जाती है। तो फूड चेन को आपस में जोड़ने का जो एक सबसे अहम ज़रिया है वो यही डिकम्पोजर या सॉइल में मौजूद बैक्टीरिया या फंजाई हैं, जो कि एक तरह से हमारी नहायत ही हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इन्हीं सॉइल बैक्टीरिया या फंजाई से हम अपने मैन्योर या फर्टिलाइज़र वगैरह बना रहे होते हैं नेचुरल, और उनको हम अपनी फार्मिंग या एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये आपने इस तरह के फंजाई और बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में आपने ज़रूर देखे होंगे कि जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में मौजूद रहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी हमारी सॉइल के अंदर मिलता है, नहायत ही अहम नाइट्रोजन साइकिल के अंदर नहायत ही अहम इसका रोल होता है। और इस बैक्टीरिया की ये खासियत है कि ये जो एरोबिक नाइट्रोजन जो है N2 जो है उसको अमोनिया या नाइट्रेट NH3 और NO3 में कन्वर्ट करता है, और जो है वो प्लांट्स को, ताकि वो प्लांट्स के लिए ईजिली तौर पे कंज्यूम हो सके, क्योंकि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन वो N2 की नहीं बल्कि NH3 और NO3 की फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो ये बैक्टीरिया जो है उसको हेल्प आउट करते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया हैं ये आपकी सॉइल के अंदर ही मिलते हैं। और कुछ ख़ास किस्म के ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनकी ये रूट्स में भी मिलते हैं, तो उनको एग्रीकल्चर की ज़बान में हम रूट नोड्यूल कहते हैं। इस तरह के कई प्लांट के अंदर आपको गोल गोल से ये नोड्यूल्स आपको मिलेंगे, तो इसके अंदर ही वो ये बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया इस सॉइल में रूट के पास रहते हैं, रूट के एक पार्ट का हिस्सा ही क्या नाम है समझ लें इसको, और ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट और NO3 में कन्वर्ट करके प्लांट को सप्लाई आउट करते हैं। तो स्टार्टिंग से बच्चों जब से ये दुनिया बनी तो इस तरह की चीज़ें हमारे नेचर में आहिस्ता आहिस्ता बननी स्टार्ट हुई, और इंसान का और बायोलॉजी का या इंसान का और इन ऑर्गेनिज्म का रिश्ता जो है वो आज का नहीं बल्कि हज़ारों सालों से है, और ये एक टाइम तक भी क्या नाम है कायम रहेगा, और इनसे हमें कई सालों से फ़ायदा होता आ रहा है, और आगे भी हम इससे फ़ायदा लेते रहेंगे, और नेचर की इस जो एक साइकिल है हम इसको इसी तरह चलाते रहेंगे। आई होप बच्चों आपको मैन एंड बायोलॉजी के इस पार्ट ये टॉपिक समझ में आया हुआ। इन दी एंड माय डियर स्टूडेंट्स, I hope that everything I've taught in this lesson is very clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khair.